एवरीवन नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा टॉपिक है घरेलू आय और घरेलू सीमा, यानी डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो उसको हम समझेंगे इस वाली वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे घरेलू आय क्या होती है। तो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, घरेलू यानी कि घर की, किसी एक राष्ट्र की। तो एक देश की घरेलू सीमा में जो भी कारक आय सृजित की जाती है उसको हम घरेलू आय कहते हैं। यानी कि एक कंट्री के अंदर जो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, वहां पर जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है, जो भी कारक आय सृजित की जाती है, तो उसको हम घरेलू आय कहते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स है जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक है घरेलू सीमा, एक है कारक आय। तो सबसे पहले हम कारक आय को समझेंगे, यानी कि फैक्टर इनकम क्या होती है। कारक आय, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर कोई एक प्रोड्यूसर है, वो बिस्किट का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले उसको अपने एम्प्लॉयज की एक टीम बनानी पड़ेगी, यानी कि कर्मचारियों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जिनकी मदद से वो बाजार से कच्चा माल लेकर आएगा गोडाउन तक, और गोडाउन में उस कच्चे माल को तैयार माल में बदलेगा, यानी कि प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको चालू करेगा, बिस्किट का प्रोडक्शन करेगा। बिस्किट का प्रोडक्शन होने के बाद में उस माल को बाजार तक लेके जाने में भी कर्मचारी उसकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले उसको अगर प्रोडक्शन करना है किसी भी सामान का, तो कर्मचारी चाहिए होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है कोई जमीन, यानी कि अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो उसको कहीं पर रेंट पर जमीन लेनी पड़ेगी, जिसके ऊपर वो मशीन्स वगैरह लगाएगा, अपने तैयार माल को वहां पर फिट करेगा, और उसके बाद में जब उसका माल तैयार हो जाएगा तो उस माल को बाजार लेकर जाएगा। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर है उसको कच्चे माल खरीदने के लिए, जैसे आटा खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है। उस पैसे की मदद से वो बाजार से सामान को खरीद सकता है। आने जाने में जो खर्चा लगता है ट्रांसपोर्ट का, उसकी पूर्ति कर सकता है। जब उसके पास पैसा होगा वो बैंक से पैसा उधार लेगा। फिर उसके बाद में जब वो प्रोडक्शन की प्रोसेस अपनी स्टार्ट कर देता है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, बिस्किट बनकर तैयार हो जाएंगे, तो वो बिस्किट को मार्केट ले जाएगा और वहां पर जाकर उन बिस्किट्स को बेच देगा। बिस्किट्स बेचने के बाद में उसको कुछ पैसे मिलेंगे। अब इस पैसे से वो सबसे पहले जो कर्मचारी है उनको उनकी सैलरी देगा। तो सबसे पहले फैक्टर इनकम में आता है कर्मचारियों की आय, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज को पैसा मिलता है उसको हम फैक्टर इनकम में शामिल करते हैं। सेकंड पे आता है, अब जो उसने जमीन ली थी किराए पे, उसका वो किराया भरेगा जब उसको पैसा मिलेगा। तो सेकंड नंबर पे जो फैक्टर इनकम होती है वो होती है रेंट। उसके अलावा जो उसने पैसा बैंक से लिया है या फिर कहीं और से जो उसने पैसा ब्याज पे लिया है, उस पैसे को वापस करेगा, साथ में उस पर ब्याज भी रख के देगा, यानी कि ऊपर से जो उसका कुछ इंटरेस्ट है वो भी पे करेगा वो प्रोड्यूसर। तो ब्याज है वो भी फैक्टर इनकम में शामिल होता है। और लास्ट में उसके प्रोड्यूसर के पास में कुछ पैसा बच जाएगा, जो उसका प्रॉफिट होगा, यानी कि जो उसका लाभ होगा। अब उस पैसे को वो अपने पास रखता है, तो वो भी फैक्टर इनकम में शामिल होगा। तो प्रोडक्शन करते टाइम जिन जिन फैक्टर्स का यूज होता है, फैक्टर नंबर 1 है कर्मचारी, फैक्टर नंबर 2 होते हैं भूमि यानी कि जमीन, फैक्टर नंबर 3 होता है पूंजी यानी कि पैसा। तो ये फैक्टर्स होते हैं कि कोई भी अगर प्रोडक्शन करना है किसी भी प्रोड्यूसर को, तो ये सामान उसके पास होने चाहिए, ये कारक उसके पास होने चाहिए। ये उत्पादन के कारक होते हैं। अब इन कारकों की जो भी आय होती है, जो भी पैसा होता है, वो कारक आय कहलाता है। कर्मचारी की आय वो कारक आय है, किराया कारक आय, ब्याज वो कारक आय, लाभ है वो है कारक आय है। तो घरेलू आय में कारक आय से जो भी पैसा मिलता है उसको हम घरेलू आय में शामिल करते हैं। अब इसके अलावा एक आय होती है कारक आय, दूसरे टाइप की आय होती है हस्तांतरित आय। तो कारक आय को सीधे सीधे हम समझ सकते हैं कि जो पैसा मेहनत से कमाया जाता है वो कारक आय में शामिल होगा। हस्तांतरित आय में वो पैसा आता है जो कहीं से दान में मिला होता है, जो चैरिटी में मिला होता है, उसको हम कारक आय नहीं कहते, ना ही उस पैसे को घरेलू आय में शामिल करते हैं। जो पैसा दान में मिलता है या चैरिटी से मिलता है, कोई डोनेशन से मिलता है, वो पैसे को हम घरेलू आय में यानी कि डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करते। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ कारक आय यानी फैक्टर इनकम को ही शामिल किया जाता है। इसकी पहली टर्म थी कि घरेलू आय में कारक आय से जो पैसा आता है उसको शामिल करते। इसका जो सेकेंडरी टर्म वो है घरेलू सीमा यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हम समझते हैं घरेलू सीमा यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं,
कोई भी सामान है उसको आराम से खरीद सकते हैं, आराम से बेच सकते हैं। वहां पर हमें कोई भी रुकावट नहीं होती है। जो पूंजी होती है वो भी फ्रीली मूव कर सकती है, उसका सर्कुलेशन हो सकता है। तो इन सब में कोई भी दिक्कत नहीं आती एक देश की घरेलू सीमा में। लेकिन हम सोचते हैं कि एक देश की घरेलू सीमा सिर्फ वही होती है जो हमें मैप के अंदर शो करी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो हम सोचते हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ वो ही है जो हमें मैप के ऊपर शो होती है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें जो मैप के ऊपर हमें लाइंस शो होती है वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को दिखाती है, यानी कि वो इसकी राजनीतिक सीमाओं के एक पार्ट को दिखाती है कि इंडिया का ये पार्ट है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो घरेलू सीमा का मतलब है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें राजनीतिक सीमा जो हम मैप के ऊपर देखते हैं वो तो रहता ही है। और इसके अलावा एक ऐसा पॉलिट वो जोग्राफिकल पार्ट होता है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो कौन सा पार्ट है? फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर अगर इंडिया की कोई एम्बेसी है, वो है तो यूएसए के अंदर सिचुएटेड, लेकिन वो पार्ट है इंडिया का, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी होती है। वहां पर कोई पर्सन है वो फ्रीली मूव कर सकता है, और वो उसमें जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है वो हमारे देश की घरेलू आय में शामिल की जाती है। क्योंकि वो जो इंडियन एम्बेसी है भले वो यूएसए में सिचुएटेड है, लेकिन वो इंडिया का ही पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि घरेलू सीमा का अर्थ भौगोलिक क्षेत्र से होता है, यानी कि जोग्राफिकल पार्ट से होता है, जहां हमारे देश के जो भी पर्सन्स होते हैं, जो वस्तुएं होती है, यानी कि वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होती। और पूंजी स्वतंत्र रूप से परिचालन कर सके, यानी कि व्यक्तियों के, वस्तुओं के, पूंजी के सर्कुलेशन में किसी भी प्रकार की, किसी भी टाइप की कोई बाधा नहीं होती। वो हमारे देश की घरेलू सीमा मानी जाती है। इससे पहले हम सोचते थे कि एक देश की घरेलू सीमा सिर्फ वो पार्ट है जो हमें मैप पर दिखाई जाती है, लेकिन उससे भी ब्रॉडर टर्म में इसको समझाया गया है कि वो पार्ट तो होता ही है जो हमें मैप के ऊपर शोन है, इसके अलावा वो पार्ट भी है जो अदर कंट्रीज में इंडियन एम्बेसी होती है। अगर वहां पर कोई भी इनकम होती है तो उसको हम अपनी देश की, यानी कि अपनी नेशन की घरेलू आय में शामिल करते हैं। इसके दूसरी तरफ अगर कोई यूएसए की एम्बेसी है, वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, लेकिन वो पार्ट माना जाएगा यूएसए का। यहाँ पर जो उसकी इनकम होती है उसको हम अपने देश की घरेलू सीमा में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूएसए की एम्बेसी है, सिचुएटेड है वो इंडिया के अंदर, लेकिन उसमें जो भी कारक आय होती है वो यूएसए की घरेलू आय का इनकम होगा, वो हमारी घरेलू आय का हिस्सा नहीं होगा, वो यूएसए की घरेलू आय का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, जैसे यूएसए में भारत का दूतावास होता है, यानी कि इंडियन एम्बेसी है अगर कोई यूएसए के अंदर, तो वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। और यूएसए की अगर कोई एम्बेसी इंडिया के अंदर है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब यहाँ पर एक नोट भी है कि अगर घरेलू सीमा का अर्थ राजनीतिक सीमा नहीं होता, यानी कि सिर्फ पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज हमें मैप के ऊपर शो होती है वो ही डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होती। इसके अलावा जो एक राष्ट्र की भौगोलिक सीमा होती है, जो एक देश की, एक कंट्री की जो ज्योग्राफिकल पार्ट है, जहां पर उनके जो पर्सन्स होते हैं उस देश के सामान को आराम से बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और वहां पर वो पर्सन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, पूंजी के सर्कुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तो वो उस देश की भौगोलिक सीमा होती है। तो घरेलू आय में घरेलू सीमा और कारक आय दो टर्म्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारक आय को हमने समझ लिया, घरेलू सीमा को भी हमने समझ लिया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।